इन सब चाइना में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 90वें यौम तसीस के मौके पर आर्मी परेड निकाली गई और जो उनके सदर थे उन्होंने भी जो फौजी यूनिफॉर्म था, जो फौजी वर्दी थी वो पहनी हुई थी। चीन ने इसके अंदर 12,000 फौजियों की मदद से इस परेड का इनेकाद किया और काफ़ी जो जदीद उनके पास टेक्नोलॉजी उसका भी मुजाहरा किया गया। तो जब इस तरह का कोई दिन होता है तो ताकत की जो नुमाइश है वो क्यों की जाती है, उसके क्या बावरकान होते हैं? बात यह है कि ये दिन मनाए क्यों जाते हैं। पहली चीज़, उसके दो बुनियादी मकासद होते हैं। एक तो आपके अवाम को पता लगे कि आपकी अफवाज तैयार हैं और उनके किस असले से लैस हैं, उससे आपके अपने अवाम में अपनी दिफाई अहलियत के ऊपर एतमाद बढ़ता है। और दूसरा, इससे भी जो ज़्यादा अहम मकसद होता है वो ये कि आप अपने दुश्मनों को एक पैगाम देना चाहते हैं। और दुश्मनों को पैगाम होता है कि जब आप नए नए असले की नुमाइश करते हैं तो उनको समझ लगती है कि भाई ये मुल्क तैयार है और पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हालत में है। नतीजा ये कि आपका दुश्मन जो है वो थोड़ा दब के रहता है। ये तमाम मुल्क करते हैं। इसकी एक सेरेमोनियल वैल्यू भी है कि आपकी अफवाज के लिए एक ऐसा दिन आ जाता है जहाँ उनकी सर्विसेज वगैरह वो रिकगनाइज़ की जाती हैं, लोग तकरीरें करते हैं, स्पेशल ज़मीमें निकलते हैं अखबारों के, तो उसको एक अवामी रंग मिल जाता है कि अफवाज जो हैं वो बैरकों से निकल के जैसे अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी हो गई। अवाम देखने भी आते हैं अपनी फौज को। तो उस लिहाज से इसके दो तीन मकासद हैं। जिंदा कौमों की एक तरह की एक रवायत बन चुकी है जो चलती रहनी चाहिए। सही। जिन सब इस दौरान जो है वो कहा जा रहा है कि 100 से ज़ायद जो जंगी तैयारे थे वो आसमान के अंदर गर्दिश करते रहे। तकरीबन 6,000 से ज़ायद जो टैंक और तोपें थी उनको दिखाया गया और जो चीन की वजारत दिफा है उनके मुताबिक निस्फ से ज़्यादा वो हथियार थे जिनको पहले कभी शो नहीं किया गया। तो इसमें भारत और जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं उनकी तरफ कोई ख़ास इशारा था? बुनियादी तौर पर आप एक मैसेज देना चाहते हैं जिससे पता लगता है कि बड़ी मॉडर्नाइजेशन हो रही है। आपकी फ़ौज जो है वो आर्मी नहीं है जो किसी ज़माने में थी पहले, और आपने समझा कि जी उस वक़्त हमने चीन के साथ मुकाबला कर लिया था। अब आप दिखाना चाहते हैं कि ये फ़ौज जो है ये पहले की निस्बत बहुत बेहतर है और इसमें जदीद असला है, जदीद कॉन्सेप्ट्स हैं, लड़ाई का एक नया जज्बा है। चुनांचे दुश्मन को नफ्सियाती तौर पर दबा दिया जाता है। तो दुश्मन का माइंड सेट तब्दील होता है इसको देखने के बाद? होता है। जब आप देखें कि इतनी बड़ी आर्मी और इतनी बड़ी तैयारी और इतने ज़्यादा नए नए वेपन्स, तो उससे लाजमन ये फीलिंग होती है कि इसके साथ टक्कर लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। सही। जैसे ब्रिक्स के बैनर तले इंडियन कौमी सलामती के जो मशीर हैं अजीत कुमार दोवल, वो अपने चाइना के जो मनसब थे उससे उनके दरमियान मुलाकात हुई और इस इजलास में रूस, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका के सिक्योरिटी जो मौजूद थे मशीर वो भी मौजूद थे। तो आपकी नज़र में इस मुलाकात की क्या अहमियत है? देखिए, अगर तो बाकी लोगों की मौजूदगी में हुई है मुलाकात तो वो तो मुलाकात ब्रिक्स के मामले में ही होगी। उसका डोकलाम वगैरह के साथ कोई डोकलाम के इशू के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि ज़रूर इन्होंने कोई साइड लाइन पे या इधर उधर इंडियंस ने कोशिश की होगी कि चाइना के साथ कहीं बातचीत हो जाए, और अगर हुई है तो बातचीत इस लिहाज से मुनासिब है कि अगर तमाम मसाइल और झगड़े बातचीत के ज़रिए हल कर लिए जाएँ तो फिर आप बड़ी तबाहियों से आप बच जाते हैं। वरना जंग तो तबाही का नाम है, जंग दोनों तरफ नुकसान पहुंचाती है। कभी नहीं हुआ कि जंग में किसी सिर्फ एक तरफ का नुकसान, कम और ज़्यादा हो सकता है लेकिन दोनों साइड्स का नुकसान होता है। तो उस लिहाज से ये मेरे ख़्याल में बड़ा नुकसानदेह होगा, हिंदुस्तान के भी मफाद में नहीं होगा और ग़ालिबन चाइनीज़ के मफाद में भी ना हो कि आप जंग को हवा दें किसी भी शक्ल में, और जो बातचीत के ज़रिए मामला हल हो सकते हैं वो मैदान जंग में जाके हल किए जाएं, वो तबाही दोनों ममालिक के लिए बहुत नुकसान होने के चांसेस होते हैं। बहरहाल आप क्या समझते हैं इस मुलाकात के बाद जो डोकलाम के मुकाम पर भारत और चाइना के दरमियान कशीदगी थी उसमें किसी न किसी हद तक कमी आ सकती है? मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो कमी होगी, और अगर ना भी हुई हो तो बातचीत करते रहना मुनासिब है, बेहतर है। उससे एक दरवाज़ा खुला रहे तो उससे आना जाना जारी रहता है, दरवाज़ा बंद कर दें तो फिर तो ख़त्म हो गई बात। तो उस लिहाज से तो मेरा अपना ख्याल है कि ये अच्छा कदम था अगर बातचीत है, और उनको करनी चाहिए और बातचीत करके कोशिश करनी चाहिए कि ये मामला जो है ये ख़त्म हो जाए। और अगर बातचीत के ज़रिए ना हो सका तो फिर
لڑائی جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر، اچھا جی صاحب کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ پہلے کی طرح نہیں ہے. انڈیا بھی دفاعی اعتبار سے بہت آگے جا چکا ہے، چائنا دفاعی اعتبار سے اس سے بھی آگے جا چکا ہے. چائنا کی بھی ملٹری اسٹرینتھ بڑی ہے، بہت بڑی ہے. انڈیا بھی اگر اپنی تمام قوت لے کے آتا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دونوں فوجوں کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل کے اندر ان کے درمیان کشیدگی کس حد تک بڑھ سکتی ہے، جنگ کی جانب بڑھ سکتی لگتا نہیں. میں پرسنلی یہ سوچتا ہوں کہ اگر چینیوں نے بڑا دبایا تو انڈیا پیچھے ہٹ جائے گا، ہے، صرف دبانے کی اور دیر؟ اگر چائنیز جو ہیں وہ نہیں دباتے تو کوئی نہ کوئی جنگ پھر چھڑنے کے چانسز موجود ہیں. صحیح. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ چائنا اپنے علاقے پہ قبضہ ہر حالت میں چھڑائے گا، بات چیت کے ذریعے ہو یا جنگ کے. چائنا کا یہ بہت بڑا اس وقت عزت اور بے عزتی کا مسئلہ ہے، اس کی سورینٹی کا مسئلہ ہے. اگر چائنا اس پہ چپ بیٹھا رہے اور انڈینز بھی یہ جگہ نہ چھوڑیں تو پھر چائنا کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ میں بھی ایک عالمی قوت ہوں. آپ کو تو خطے میں پڑ گیا انڈیا اور آپ اٹھ نہیں سکے. تو چائنا جو ہے وہ خالی کروائے گا، اور اگر اس طرح خالی نہ ہوا تو کسی نہ کسی وقت وہ پھر طاقت یوز کرے گا. جن صاحب اس سے پہلے چین کا ایک موقف تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک وہاں سے بھارتی افواج جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتی تب تک ہم بات چیت کی جانب نہیں بڑھیں گے. اس موقف کے اندر کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ وہ درست ہے، اس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ جو باضابطہ بات چیت ہونی تھی اس پہ وفود کے درمیان وہ نہیں ہے. وہ باضابطہ بات چیت کا کوئی قصہ نہیں ہے. جو بات چیت ہے وہ کہیں سائیڈ لائن پہ یا جونیئر لیول پہ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں تھوڑی بہت بات چیت کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا نے کوئی اپنا سٹانس بدلا ہے. چائنا کا سٹانس اب بھی یہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ چائنا کب تک یہ سٹانس رکھتا ہے. الٹیمیٹلی چائنا کو اگر انڈیا خالی نہیں کرتا تو چائنا کو بائی فورس ان کو نکال کے باہر پھینکنا ہوگا. اگر نہیں پھینکیں گے تو پھر چائنا کو کوئی بھی نہیں جانے گا کہ یہ بھی کوئی ملک تھا، یہ بھی کوئی طاقت تھی. جو تو یہی کہا جائے گا کہ یہ طاقت وہی ہے جس کو انڈیا نے تھوڑا سا دبایا تو یہ پیچھے ہٹ گئے. وہ کر نہیں سکیں گے. چائنیز جو ہیں وہ اس معاملے میں ان کو الٹیمیٹلی ڈیسیژن لینا پڑے گا. اگر انڈیا نہیں پیچھے ہٹتا چائنیز کو پھر لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت وہاں تک اس کشیدگی کو نہیں جانے دے گا، اس سے پہلے ہی معاملات ان کے آپس میں مطلب اندازہ بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ یہ بغیر جنگ کے یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ جنگ میں لازماً یہ دونوں ملک جو ہیں ان کا بڑا نقصان ہو جائے گا، ہونا نہیں چاہیے. صحیح.